Hello 7th class student. In this video part number 1 in Hindi subject, today we are going to start the chapter number 2. Chapter name is दादी माँ. इसके लेखक का नाम है, राइटर नेम इज़ द शिव प्रसाद सिंह. दादी माँ जो पात्र दे रखा है इस चैप्टर में, दादी माँ के बारे में लेखक ने कहा है. लेखक की जो दादी माँ जो हैं, लेखक बहुत ही स्तब्ध है, बहुत ही हक्का बक्का रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा है, वह बहुत ही शोकाकुल है कि दादी माँ का स्वर्गवास हो गया. और उसके पास में दादी माँ की जो चिट्ठी है, दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़ करके लेखक बहुत ही स्तब्ध अर्थात हैरान रह गया. और दादी माँ से जुड़ी घटनाएं जो हैं चलचित्र की भांति उसके आँखों के सामने आने लगी, उसके आँखों के आगे छाने लगी. उसके आँखों के आगे दिखने लगा कि किस तरह से गांव का जो दृश्य होता था, अचानक ही गांव का दृश्य उसके सामने आता है. और आश्विन के दिन और गांव के चारों ओर पानी का हिलोरे लेना. आश्विन आप सभी जानते हैं, सावन भादो के बाद में आने वाला जो कार्तिक मास से पहले, दीपावली अक्टूबर नवंबर से पहले का जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदी महीनों के अनुसार आश्विन का महीना है हमारा, अक्टूबर नवंबर से पहले का. और उस समय गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे लेता था. दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों व नाना प्रकार की घास के बीजों का बह करके आना, पानी का बदबू मारना, गांव के जलाशयों में लड़कों का धमाके से कूदना याद आने लगता है लेखक को. गांव में ये जो गंध भरे जलाशय थे, उनमें नहाने की एक बड़ी चाह होती थी लेखक को, और वो चाह भी उसको याद आई. लेकिन लेखक को बचपन की वह घटना भी कभी भुलाए वह नहीं भूलता है. कौन सी घटना? एक बार जब उसे ज्वर अर्थात उसे बुखार था, तो वह इस जलाशय में नहाने का आनंद न ले सका, तो उसे कितना दुख हुआ था. और अपनी दादी माँ को याद करते हुए वह अपने दादी माँ के व्यक्तित्व के बारे में याद करता है. उनका व्यक्तित्व था, दुबला पतला शरीर था दादी माँ का, सफ़ेद किनारी ही धोती पहने, संजूट से सफ़ेद बाल, वह उनसे ताजे पानी की जो बूंदे टपकने का दृश्य जो है लेखक के आँखों के आगे तैरने लगता है, आँखों में छाने लगता है. तो इस प्रकार से जो दादी माँ का स्वभाव भी कैसा था. दादी माँ बहुत ही स्नेहमयी स्वभाव था. जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता, तो बार बार उसके माथे, पेट और पाँव को छूना, वह बुखार का मालूम करना, दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठना, चबूतरों की मिट्टी ला करके माथे पर लगाना. चबूतरों की मिट्टी लगाने से ज्वर कम हो जाता है. जिस प्रकार से बर्फ़ के पानी की पट्टी की जाती है, इसी तरह से चबूतरे की मिट्टी से भी पट्टी की जाती है बुखार उतारने के लिए. वह मुंह में डालना, माथे पर लगाना, वह मुंह में डालना, पीपल की छाल में पानी छोंकना, वैद्य की दवाइयाँ देना. लेखक ही नहीं, गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पूरी दवाइयाँ में इलाज दिया जाता था. इस चैप्टर के अंदर जिस तरह से पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की गांव में बीमारी होती थी तो दादी माँ के द्वारा ठीक कर दिया जाता था. दादी माँ पूरे गांव के लोगों का भी इलाज किया करती थी, ऐसा इलाज किया करती थी जिनका तो किसी वैद्य के पास भी न होता था. और दादी माँ का स्वभाव की एक खासियत थी कि उनकी वाणी में शासन की सी कठोरता हुआ करती थी. जैसे दादी माँ ने धनों पर बिगड़ना व डांटना कि उसका ऋण तुरंत समेट चुकाए. कि रामी की चाची धन्नो थी,
और वह विनती करती है कि सूद माफ़ कर दिया जाए या अगली बार पैसा दे दिया जाएगा, सूद दे दिया जाएगा। लेकिन दादी माँ उसूलों की पक्की थी। बोले जब तुम चुका नहीं सकते हो तो लिया क्यों। इस पर उन्होंने धन्नो चाची को, लेखक की जो धन्नो चाची है गांव में रहती हैं, तो इस हिसाब से इस अनुसार वह धन्नो चाची कह करके उस महिला को पुकारते हैं। तो धन्नो चाची को डांटते हुए, बहुत डांटा। लेखक को उस समय गुस्सा भी आया, बड़ा ही मन खराब भी हुआ और उसके दादी माँ की डांट से धन्नो चाची की आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उन आंसू की परवाह नहीं की। आदेशपूर्वक उससे पैसे की मांग करती रही। इसमें स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की सी कठोरता थी कि अनुशासन का पालन करना, कि वक्त पर पैसा दिया जाना, जो कोई पहले से ही पूर्व निर्धारित समय दिया गया है वह निर्धारित समय पर काम हो जाना चाहिए। लेकिन इस शासन की कठोरता के बीच में उनका जो है एक परोपकारी जो स्वभाव था वह भी लेखक ने बताया है। कि लेखक जिस प्रकार से दुखी हुआ कि दादी माँ ने धन्नो चाची को डांट दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी, तो बड़ा ही लेखक का मन आहत हुआ, उसका दिल आहत हुआ। तो उसी के बाद में कुछ दिनों बाद में जब धन्नो चाची मिली तो वे दादी माँ को बहुत ही मनोकामनाएं, शुभकामनाएं दे रही थी और उनको जबकि लेखक हक्का बक्का रह गया कि दादी माँ ने इनको तो रुलाया था, बहुत भरा भरा कहा था पैसों के लिए, और आज ये इस प्रकार से दादी माँ को कोसने की बजाय मंगल कामनाएं क्यों कर रही है। तो लेखक को कारण जान कर के आश्चर्य हुआ कि दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामनाएं देने गई। धन्नो के अनुसार, धन्नो चाची जो है, धन्नो चाची के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ़ कर दिया, ऋण अर्थात कर्जा, सारा कर्जा माफ़ कर दिया, बल्कि लड़की की शादी के लिए 10 रुपये का शगुन भी दे आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि दादी परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की थी। तो दादी माँ का यहाँ पर हमें उनका कोमल स्वभाव मालूम चला लेखक के द्वारा, जैसा कि लेखक दादी माँ के बारे में उनकी मृत्यु के बाद याद करने लगा। दादी माँ का हंसमुख व सरल स्वभाव भी था। लेखक के जो किशन भैया थे, किशन भैया की शादी के समय आप देखेंगे कि किशन भैया की शादी के समय वह महिला संगीत होने लगा। महिला संगीत में जो है पूरी बारात जाने के बाद में जब संगीत होता है, घर पे रात बिताई होती, कोई नहीं सोता है, महिलाएं जो है पूरा रात, जो घर के जो पूरे रिश्तेदार हैं, घर के सदस्य हैं, जो आदमी होते हैं, वे बारात में चले जाते हैं और औरतें पीछे से घर में बीती रात जो है जाग करके काटती हैं, नाच गा करके, खेल करके। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि किशन भैया की शादी के समय कि लेखक बीमार था और बीमारी के कारण वह बारात में नहीं जा पाया, और उसका जो भाई था, मेरा भाई था, वह देरी से पहुंचा और बारात में नहीं जा पाया। तो दोनों को चुपके से दादी माँ ने चादर उड़ा करके सुला दिया ताकि भेद न भूले कि घर में कोई मर्द है। तो दादी ने उनकी रक्षा की कि औरतों को पता नहीं चलने दिया कि 2 मर्द अर्थात 2 लड़के जो है, 2 औरतों के लिए तो मर्द ही है, तो ये 2 मर्द घर के जो है यहीं पर ही है, और उनके बीचों बीच हम जो है आनंद ले रही हैं, संगीत कर रही हैं, स्वांग रच रही हैं। इस प्रकार घर में रहते हुए भी दादी माँ ने उन दोनों की औरतों से रक्षा की और भेद खुलने नहीं दिया। इस कारण से दादी माँ बड़े ही हंसमुख व सरल स्वभाव के कारण सबकी आदरणीय थी।
बड़ों का दायित्व व भविष्य की चिंता। दादी माँ ने बहुत ही अपने दायित्व को निभाया। उनकी पति की मृत्यु के बाद, अर्थात लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद जब दादी ने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंतातुर देखा, अर्थात चिंता करते हुए देखा, तो वह तुरंत अपने संदूक से सोने का कंगन निकाल लाई और यह कंगन उसके पति की, दादी के पति की अंतिम निशानी थी। उसने कहा कि यह मजबूरी में काम आ सकता है। उस समय लेखक को दादी एक देवी के समान प्रतीत हो रही थी, क्योंकि सारा धन, लेखक के पिताजी ने सारा धन व्यर्थ गवा दिया था दादा के समाज के दिखावे में। दादाजी की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज में दिखावे के रूप में अत्यंत धन खर्च करना और अन्य खर्चे भी वे लगातार करते रहे, जिसके कारण पैसा दिन ब दिन खत्म होता गया और हालात ऐसे हुए कि अंत में घर की गरीब हालत होने के कारण किशन भैया की शादी के लिए ना पैसा बचा और कर्जा डूबा रहा, कर्ज में डूबे रहे। तो इस प्रकार दादी माँ ने जो बड़े होने का दायित्व, मुसीबत के समय किसी न किसी प्रकार की जो बचत की जाती है, एक बहुत बड़ी बचत, अपनी अंतिम जो निशानी है दादाजी की, उन्होंने इस समय के लिए संभाल के रखी और अपने बेटे को दे दी ताकि घर की हालत सही हो सके। और इस प्रकार से दादी माँ का जो व्यक्तित्व था एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। ऐसे तो माना जाता था कि दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, लेकिन घर का व बाहर का सभी काम दादी माँ के बिना अधूरा रहता था। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति व सलाह अनिवार्य थी। दादी माँ जो है बहुत ही ऐसे स्वभाव की थी, जहाँ पर दादी माँ खड़ी हो जाए और बैठ जाए काम के लिए, तो वहीं पर क्या करा करती थी, उनके डर से, उनके कठोर अनुशासन के भय से ही सारे काम स्वतः ही जल्दी जल्दी भली प्रकार से हो जाया करते थे और हर प्रकार की सलाह दादी माँ से ली जाती थी। दादी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति, अर्थात गीली साड़ी में ही दिया जला करके पूजा करना, ये दर्शाता था कि दादी माँ किस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यादों से दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने दादी माँ का जो चित्र है सजीव हो उठा था, वह उनकी याद में उदास हो गया था। दादी माँ ने किस प्रकार पूरे परिवार को चलाया और अंत में अपने प्राण त्यागते हुए भी परिवार के भले के बारे में ही सोचती रही और परिवार का भला करके गई। तो इस प्रकार हमारी ये जो पार्ट 2 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ में आएंगे और प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे।